डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो शेष रूल्स है 7 के बाद 8, 9, 10, 11 उन पर विचार करेंगे। जैसा कि मैं अपने पूर्व के वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत 7 रूल तक बता चुका था। आज हम लोग रूल 8 पर विचार करेंगे कि रूल 8 क्या कहता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, रूल 8 में पहचान क्रिया प्लस ता ही रहता है, ते प्लस ही रहते हैं, ती प्लस ही रहती है, ते प्लस ही रहते हो। अर्थात हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर उनकी क्रिया के अंत में पहचान दिया हो, क्रिया प्लस ता ही रहता है, ते ही रहते हैं, ती ही रहती है, ते ही रहते हो, तो उसका मतलब यह हुआ कि वह जो सब्जेक्ट होता है उस कार्य के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करता है। तो इस तरह ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम लोग नथिंग बट के द्वारा करते हैं। जैसा कि मैं अपने स्ट्रक्चर के द्वारा आपको समझाने की कोशिश किया हूं। जैसा कि एक दो उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाक्य आप देख सकते हैं बोर्ड पर, वह पढ़ता ही रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता है। उसी तरह आप सेकंड वाक्य देखिए, वे लोग खेलते ही रहते हैं। इसमें भी पहचान दे सकते हैं, ते ही रहते हैं। अर्थात वे लोग खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं, यह भी इसका अर्थ हुआ। 3 नंबर देखिए, वह खाता ही रहता है। अर्थात वह खाने के सिवा कुछ नहीं करता है। तो याद रखेंगे, ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नथिंग बट के द्वारा किया जाता है। और यह भी याद रखेंगे कि नथिंग के बाद जो बट आता है वह प्रीपोजिशन के जैसा कार्य करता है, न कि कंजंक्शन के रूप में। इसलिए बट का अर्थ होता है कि सिवाय। ठीक है, तो अब हम लोग स्ट्रक्चर पर आधारित इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वाक्य लिखा हुआ है, वह पढ़ता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट रीड। आप जानते हैं कि ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत डज का प्रयोग किया जाता है। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते हैं। तो सेकंड वाक्य देखिए, वे लोग खेलते ही रहते हैं। तो यहाँ पर वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो दे हो गया। दे के साथ क्या आएगा, डू नथिंग बट प्ले। अर्थात वे लोग खेलते ही रहते हैं या वे लोग खेलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए इसी तरह 3 नंबर सेंटेंस देखिए, वह खाता ही रहता है। तो वह खाता ही रहता है, इसका अर्थ यह हुआ वह खाने के सिवा कुछ नहीं करता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ही थर्ड पर्सन है, तो ही के साथ डज आता है, तो ही डज नथिंग बट ईट। अर्थात वह खाता ही रहता है। इसी तरह एक दो वाक्य और भी हम लेकर इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप झूठ बोलते ही रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। यू डू नथिंग बट टेल अ लाई। ये बच्चे दिन भर खेलते ही रहते हैं, तो ये बच्चे यहाँ प्लूरल है, तो दीज चिल्ड्रेन डू नथिंग बट प्ले ऑल द डे। उसी तरह हम लोग अंग्रेजी बोलते ही रहते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या है, प्लूरल है, तो वी डू नथिंग बट स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप समझ चुके हैं कि ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नथिंग बट के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग रूल आपका 9 पर विचार करेंगे। रूल 9 क्या कहता है। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है पहचान में, कि कोई भी हिंदी का वाक्य हो, अगर उसका पहचान हो क्रिया प्लस ने प्लस लगता है, लगते हैं, लगती है, लगते हो। अर्थात कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अगर क्रिया के बाद ने प्लस लगता है, लगते हैं, लगती है, लगते हो, तो ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बिगिन प्लस इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप
एक दो वाक्य के द्वारा समझ सकते हैं। फर्स्ट वाक्य लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी बोलने लगता है। सेकंड में, मैं कसरत करने लगता हूँ। यहाँ पर ने प्लस लगता हूँ। आप हंसने लगते हैं, तो हंसने लगते हैं, हंसना क्रिया है, ने प्लस लगते हैं, लगते हो। तो इस तरह बिगिन टू के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। जैसा कि स्ट्रक्चर में देखिए आप, सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ है बिगिन बाटा बिगिंस प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे वाक्यों में थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट आएगा, ही, शी, इट, एक वचन कोई भी नाम, तो उसके साथ क्रिया एक वचन बिगिंस का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल रहेगा तो उसके साथ वर्ब बिगिन का प्रयोग किया जाएगा। इसको हमेशा आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट वाक्य देखिए, ही थर्ड पर्सन है तो बिगिन मेस लगा दिए तो ही बिगिन्स टू स्पीक इंग्लिश, ये बिल्कुल सही हो गया। सेकंड वाक्य देखिए, मैं कसरत करने लगता हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के साथ आपको मालूम है कि हमेशा वर्ब अपवाद स्वरूप प्लूरल आता है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तो यहाँ आई के साथ बिगिन लगा तो आई बिगिन टू टेक एक्सरसाइज, मैं कसरत करने लगता हूँ। आप हंसने लगते हैं तो यू यहाँ सेकंड पर्सन है तो यू बिगिन टू लाफ, तो यू के साथ बिगिन आता है, आपको पता है। सिर्फ ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बिगिन मेस जोड़ते हैं, यानी बिगिन्स का प्रयोग किया जाता है, और बाकी जो बहुवचन होता है उसके साथ बिगिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आप समझ चुके हैं कि कभी भी इस तरह का वाक्य रहेगा जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ने लगता है, लगते हो, लगती है, तो वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बिगिन प्लस इन्फिनिटिव अर्थात टू प्लस वर्ब वन के द्वारा किया जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब चलिए हम लोग रूल 10 नंबर पर विचार करते हैं। 10 जो रूल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है पहचान, इसमें क्रिया प्लस ना चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, चाहते हो, अर्थात हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर क्रिया के अंत में ना, चाहता है, चाहते हैं, चाहती है, चाहते हो तो उनका अंग्रेजी अनुवाद वांट प्लस इन्फिनिटिव के द्वारा किया जाता है। इसको हमेशा अपने माइंड में क्या है, क्लियर रखेंगे। जैसा कि फर्स्ट वाक्य लिखा हुआ है, हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम लोग प्लूरल है, तो वी, यहाँ लिखा हुआ है वी वांट टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। उसी तरह सेकेंड वाक्य लिखा है, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, फिर भी वर्ब प्लूरल आता है, आपको पता है, तो आई वांट टू बाय ए न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदना चाहता हूँ। इसी तरह और भी वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं इस तरह वांट टू के माध्यम से। जैसे हम लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो वी वांट टू गो अब्रॉड, वह इस साल परीक्षा देना चाहता है, तो ही वांट्स टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर, मैं इस नदी को पार करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्रॉस दिस रिवर। वे लोग इस मैच को जीतना चाहते हैं, दे वांट टू विन दिस मैच। तो इस तरह आप इसको समझ चुके हैं। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि ऐसे वाक्यों का निगेटिव हो, जनरल इंटीग्रेटिव हो या स्पेशल हो, तो हमेशा याद रखेंगे कि डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। इसको हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे। जैसा कि सेंटेंस आपका फर्स्ट लिखा हुआ है, वह हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वी वांट टू लर्न इंग्लिश। वह झूठ बोलना नहीं चाहता है, तो निगेटिव है, तो ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई। क्या आप बाजार जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो टू मार्केट। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप कब पटना जाना चाहते हैं, तो व्हेन डू यू वांट टू गो टू पटना। वे लोग कैसे इस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो हाउ डू दे वांट टू स्टार्ट दिस वर्क। हमेशा आप
दिमाग में रखेंगे कि ऐसे वाक्यों का जब निगेटिव स्पेशल बनाना हो या इंट्रोगेटिव तो डू डज पुनः प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग किया जाएगा। अब चलिए रूल हम लोग 11 पर विचार करेंगे। रूल 11 क्या कह रहा है? जैसा कि रूल 11 आप देख रहे हैं, पहचान लिखा है क्रिया प्लस ना जानता है जानते हैं, ना प्लस जानती है ना आता है, अर्थात क्रिया के बाद ना आता है। अर्थात हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर उसके अंत में पहचान हो ना जानता है, ना जानते हैं, ना जानती है, ना जानते हो या क्रिया प्लस ना प्लस आता है, तो वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नो हाउ टू के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वे लोग कार चलाना जानते हैं, दे नो हाउ टू ड्राइव ए कार। वह गरीबों की मदद करना जानता है, तो ही नोज हाउ टू हेल्प द पुअर। वे लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। हम लोग नदी में तैरना जानते हैं, वी नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। उसे साइकिल चलाना आता है, ही नोज हाउ टू राइड ए बाइसिकल। तो उस तरह ऐसे वाक्यों का अनुवाद आप कर सकते हैं। जैसा कि सूत्र में लिखा है सब्जेक्ट प्लस नो बटा नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अर्थात कोई भी वाक्य रहेगा, ऐसे वाक्यों से किसी काम के करने के विधि रीति रिवाज का बोध होता है, इसलिए आप ऐसे वाक्यों के बारे में हमेशा याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा है वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सेकंड है मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। इस तरह ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं, और यदि फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए।